अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पंजाब के बाद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह भी अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास कल मुनक्किद हो रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने सदर मुमलिकत के एतराज़ात का तफसीली जवाब दे दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इन मामलात पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब बात करते हैं इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात के बारे में। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम समेत कई सियासी जमातें इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात तवातुर से लगा रही हैं। मौलाना ने आज जो है वो सदर मुमलिकत के इलेक्शन में किसी को वोट ना देने का ऐलान कर दिया है और उनके मुताबिक जब तक उनकी जमात पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करती तब तक उनका पार्लिमानी किरदार जारी रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुकी का ऐलान तब तक हमारा पार्लिमानी किरदार जारी रहेगा। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा न हों। अब धांधली की बात हो रही है। आज MQM की राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की एक दिलचस्प वीडियो सामने आई। सुबह से सियासी हलकों में वो डिस्कस हो रही है। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल राब्ता कमेटी के इजलास में गुफ्तगू के दौरान बता रहे हैं कि नून लीग के बकौल मतलब पीपल्स पार्टी का कहना है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है और मुस्लिम लीग नून को या ना पीपल्स पार्टी को हमारी जरूरत ही नहीं है। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिखते बात हुई उनसे। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है हमारा। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने इस वीडियो को ऑन किया, बाकायदा तस्दीक की कि ये उन्हीं की वीडियो है। उनके बकौल वो राब्ता कमेटी के इजलास में अरकान को मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुज़ाकरात से आगाह कर रहे थे। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं MQM की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे PMLN से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि PMLN के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और राब्ता कमेटी को ब्रीफ कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको बताते चलें कि आम इंतखाबात के बाद नून लीग और MQM के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं। वफूद में दोनों जमातों ने इलेक्शन से पहले भी सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय किया था। इलेक्शन के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM समेत दीगर जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा चुका है, तफसीलात सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक MQM पाकिस्तान के साथ कोई हतमी मुआहदा नून लीग का सामने नहीं आया। गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि नून लीग ने पावर शेयरिंग के मामले पर MQM पाकिस्तान के मुतालबात से उसूली इत्तेफाक कर लिया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब। फैसल सब्जवारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि अब चूंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वीडियो को तो ऑन कर दिया है, तो जब आपको ये बताया गया, बल्कि ये ताना दिया गया कि आपका तो मैंडेट ही ठीक नहीं है, वो जाली है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने कहा या नून लीग ने कहा, उसके बाद क्या इन मुज़ाकरात में बैठना जो है वो MQM की तज़हीक नहीं थी? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। पहली बात तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी ऑडियो को ऑन किया है, वो किया ही है लंदन वालों ने कि उन्होंने उनकी ऑडियो हमारी राब्ता कमेटी के इजलास में से किसी मोल ने रिकॉर्ड करके लंदन को भेजी है और उन्होंने जो हमने अपनी एक ऑफिशियल वीडियो जारी की है राब्ता कमेटी के इजलास की, उस पे वो चस्पा करके उसको अटैच करके उसको वो वायरल किया। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून बता रही है ये कि जी पीपल्स पार्टी ने ये कहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो बिलावल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा MQM की 17 नशिस्तों के ऊपर बड़ा तंजिया अंदाज में कहा था कि उनको 17 नशिस्तें दे दी गई हैं। यानी बिलावल साहब को असल में गुस्सा क्या है? गुस्सा ये है, वो ये समझते थे कि कराची शहर में MQM के बॉयकॉट के नतीजे में जो उनका जाली मेयर आ गया है, जो 73 यूनियन काउंसिल ने उन्होंने कराची की कम की और MQM ने उसके लिए बॉयकॉट किया, तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ तो कूद के चले गए इंतखाबात में, लेकिन उनको पता नहीं था शहरी कराची की ये नशिस्तें कम हो गई हैं और पेरिफेरीज की नशिस्तें वैसी ही रखी हैं।
इसलिए आ नहीं सकेगा मेयर। तो उनको ये लगता था, और फिर जो गुंडागर्दी पीपल्स पार्टी ने की कि शायद उसकी बुनियाद के ऊपर ये कोई नशिस्तें ले लेंगे, वो ले नहीं सके। हमारी यूनिफिकेशन के बाद से हमारा मोमेंटम बहुत ज्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो जलसे और इवन पोस्ट इलेक्शन सेलिब्रेशंस भी जो हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये बात मुस्लिम लीग ने हमें बताई जो कि नामुनासिब थी। ये हमने मुस्लिम लीग नून को बता भी दिया कि ये आपने नामुनासिब बात की है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को ऐसा लग रहा था कि हमारे मैंडेट पे कोई क्वेश्चन है, तो उन्हें तो फिर उसके बाद दोबारा हमसे मीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद 3 मीटिंग्स की हैं बशमूल शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने हमसे और पीपल्स पार्टी को जितने हमारे मैंडेट के ऊपर एतराज़ात हैं। देखते हैं आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सदर का, तो उस वक्त भी वो गुफ्तगू करेंगे हमसे या नहीं करेंगे, तो विल सी दैट। और हमें भी बहुत क्वेश्चन है पीपल्स पार्टी की बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर, कराची शहर की इंक्लूडिंग। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में इसी तरीके से होता है, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। अच्छा, वैसे फैसल सजवारी साहब, और लाइटर नोट, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आपको नहीं कहा, एक मीटिंग का थोड़ा सा अहवाल मैं आपको बता दूं, बल्कि उन्होंने ताना नून लीग को भी दिया कि जी शायद आपका भी मैंडेट जो है वो उस तरह उतना तो नहीं है जितना कि पीपल्स पार्टी को जेन्युइन मैंडेट मिला है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन एक और जो बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही, उससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, तो MQM उस तरह से बार्गेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस तरह से डील करने की पोजीशन में नहीं है कि जो आप चाहें आपको मिल जाएं। तो क्या ये एक रियलाइजेशन है MQM के अंदर कि चूंकि हुकूमत आपके बगैर भी बन सकती है, तो इसलिए आपके वो काम नहीं होंगे जो आप करवाना चाह रहे थे, मतलब जो आपने वादे किए हैं लोगों से? जी आदिल भाई, नंबर्स तो इसी तरीके के हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी की कराची की नशिस्तों के ऊपर इवन जो उनके खुद उम्मीदवार हैं वो भी बहुत परेशान हैं कि हम कैसे जीते हुए दिखा दिए गए। लेकिन खैर, तो नंबर्स ऐसे हैं कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है हुकूमत साजी के लिए, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, हमें इसका इदराक है। और यही वजह है कि हमने मुस्लिम लीग नून को कहा कि जी हम बहुत कंफर्टेबल हैं ऑपोजिशन में बैठने के, रादर हम इंजॉय करेंगे ऑपोजिशन में बैठ के। और एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, तीसरी तरफ MQM होगी। तो अच्छा है, नेशनल असेंबली में एक हर कानून साजी के लिए एक मैच होगा और देखेंगे, नंबर सबको पूरा करने होंगे। लेकिन उस पर मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की ख्वाहिश ये थी कि नहीं जी, हम चाहते हैं हम हुकूमत आपको भी हम शामिल करें और मिलकर बनाएं। लेकिन अगर उसमें कोई जितनी नशिस्तें हमारी हैं, मखसूस नशिस्तें मिला के कौमी असेंबली में 22 हमारी नशिस्तें हैं, और होपफुली अगले इलेक्शन में सेनेट के मिलके 4 हो जाएंगी, तो अगर 26 वोट पार्लियामेंट के अगर दरकार हैं मुख्तलिफ कानून साजी में हुकूमत को, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक जो हमारे तवक्कुआत हैं अपने नंबर्स के हिसाब से उससे कम किसी चीज के ऊपर सेटल हो जाएं, भले वो शहरी सिंध के डेवलपमेंट बजट्स हों, भले वो हमारी आईनी तरामीम के हवाले से जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कल जमा हो के स्टैंडिंग कमेटी के पास चली गई हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून की उसूली हिमायत हो, या पोर्टफोलियोज जो कि डिलीवरी कर सकें शहरी सिंध में। अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई जरूरत है हुकूमत में बैठने की, और हम बहुत इत्मीनान से अपोजिशन में बैठेंगे और बहुत इत्मीनान से और धड़ल्ले से अपोजिशन करेंगे। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध की बात हो, इस वक्त कामरान टिसोरी साहब आपके गवर्नर हैं सिंध में, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा MQM के लिए कि नून लीग अपना गवर्नर ले आए, या जो हमारी इतलात हैं वो तो ये है कि नून लीग कह रही है ठीक है पीपल्स पार्टी ने हमें दे दिया है गवर्नर सिंध, नामजदगी हमारा इख्तियार है, तो हम MQM को दे देते हैं, लेकिन टिसोरी साहब को चेंज करें, किसी और को ले आए, ऐसी कोई बात है? देखिए आदिल भाई, सूबे सिंध ना बड़ा यूनिक प्रोविंस है। यहाँ पर देही सिंध की अक्सरियत पीपल्स पार्टी उसको कमांड करती है नशिस्तों को, और शहरी सिंध को वो कभी भी नहीं करती। जब MQM की सीटें भी नहीं हुई 2018 में, तो भी PTI थी और हम थे, पीपल्स पार्टी होती नहीं। और देही और शहरी सिंध में ये कसीरुल लसानी सूबा है, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है अगर एक ही वॉइस मौजूद हो। गो के गवर्नर का ऑफिस अब एक टुथलेस ऑफिस है, सदर के दफ्तर की तरीके से, लेकिन उसके बावजूद इसकी सियासी अहमियत है। तो मुस्लिम लीग नून ने मांगा है, लेकिन हमें जो लगता है कि इसी तरह की सूरत हाल बनेगी कि MQM पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत की जाएगी, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि कामरान टिसोरी साहब एक फ़ाल मुतहर्रिक गवर्नर हैं, अवामी गवर्नर हैं वो, और जब तक MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी चाहेगी
मुस्लिम लीग नून से, वो उन्हीं को कंटिन्यू करने का कहेगी। और अभी राब्ता कमेटी की यही राय है कि कामरान टिसोरी साहब को ही गवर्नर कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा, होना तो चाहिए, लेकिन फैसल क्या नून लीग इस पर मान जाएगी? क्योंकि शायद एतराज पीपल्स पार्टी को हो कि जी ठीक है, आप गवर्नर तो अगर एमक्यूएम का अपॉइंट कर रहे हैं तो किसी और को ले आए। पीपल्स पार्टी के एतराजात को हैंडल करना मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून समझती है, और वो देख लेंगे कि किस तरीके से हैंडल करना है। पीपल्स पार्टी हमसे बात करेगी, हम उनको कायल कर लेंगे बिल्कुल इस बात पे। ठीक, लेकिन ये तय है कि नून लीग का गवर्नर नहीं आएगा, नून लीग जो है वो जो आप कहेंगे वही करेगी व्हेन इट कम्स टू गवर्नरशिप इन सिंध। देखिए, मैं तय होना तो बड़ा एक कोई कमेटल किस्म का स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ पता है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता हूं, मैं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान कर सकता हूं। ठीक, फैसल साहब, आखिर में अब तो 29 को इजलास है कौमी असम्बली का, और उसमें ऑब्वियसली आपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में भी वोटिंग में हिस्सा लेना है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। तो अभी तक अगर ये वाजे नहीं है कि आप किन शराइत पर और क्या क्या एग्री करके हुकूमत में शामिल होंगे, तो एक दिन रह गया, तो क्या होगा? क्या इसका मतलब ये कि एक्सपेक्ट किया जाए कि कल कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगी दोनों जमातों की मुश्तरका? देखिए, मुस्लिम लीग नून की अपने मेरे ख्याल में इश्यूज हैं, नंबर्स के हवाले से चीज़ें हैं। तो पहली शायद उनकी तरजीह यही है कि पहले कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, सदर पाकिस्तान ने जो एक नामुनासिब से जिद लगाई है उससे हट के कौमी असम्बली का हलफ हो जाए, और फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के जब इंतखाब का मरहला आ रहा होगा तो उस वक्त चीज़ें मेरे ख्याल में हमारी और उनकी हतमियत की तरफ जाएंगी। ठीक, सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वक्त तो चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब, खुरम दस्तगीर और फैसल करीम कुंडिया में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के बाद मुल्क के चारों सूबों में हुकूमत साजी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठा लिया है, जबकि पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास कल होने जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने की समरी मुस्तरद हो चुकी है, और स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 29 फरवरी की सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन तारीख के 21वें दिन तक इजलास बुलाया जाना नागुज़ीर है। आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जवाब में यह कहा गया है कि सदर की सवाबदीद और इस्तेकाक है ही नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास को रोक सकें। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का इजलास नहीं, गैर मामूली इजलास है, आइनी तकाजा है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। 29 फरवरी को हर हाल में सुबह 10 बजे होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये हुकूमत का वर्जन है। इस बारे में फील्ड के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब क्या कहते हैं, सुनिए। मेरी राय में सदर ममलकत के पास जो 21 दिन की हद है जिसके अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना पोलिंग डे के बाद ज़रूरी है, वो उनके पास इख्तियार नहीं है कि उसको बदल सके। वो 21 दिन से पहले तो इजलास बुला सकते थे, उसको डिले नहीं कर सकते। डिले नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाए जाने पर सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों लिया, बल्कि बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया कि वो 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, को अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज नहीं निभा रहा है। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली
आईनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत पर मुकदमों की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी के असम्बली के इजलास की समरी मुस्तरद करने के फैसले की खुलकर हिमायत कर रही है। इमरान खान ने भी अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में सदर के फैसले को दुरुस्त करार दिया, जबकि बाबर अमान ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास को आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। जो कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफा फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो आइन पढ़ ले, इसलिए कि इजलास बुलाना और प्रोरोग करना यानी उसको तलब करना और उसको खत्म करना ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान किया है। एलामिये के मुताबिक 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाबात के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदर के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे, लेकिन इस इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज इसे हासिल करने की इजाजत दे दी गई है। जुमेरात को कौमी असम्बली के इजलास की तैयारी के सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस में कल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होने जा रहा है, जिसकी सदारत नवाज शरीफ करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने के फैसले की भी तौसीक की जाएगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और कॉलमिस्ट सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब, जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी और नून लीग के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। शामी साहब बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने इजलास कौमी असम्बली के बुलाने की पहले समरी मुस्तरद की, फिर उसके बाद एक और खबर उड़ी कि जी वो इमरान खान की सजाएं भी जाते जाते माफ कर लेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, वैसे तो इजलास तो वैसे ही 29 को अब हो रहा है, स्पीकर ने अलग से इजलास बुला लिया है, लेकिन क्या इसके पीछे जो सदर मुमलिकत कर रहे हैं बिल्कुल आप समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक वो कर रहे हैं, या वो जाते जाते एक नुक्ता नजर ये भी है कि वो उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाना जा रहे हैं? मतलब थोड़ी सी ये हार्श स्टेटमेंट है, लेकिन ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू है ट्विटर से जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको क्या लग रहा है क्यों वो ऐसा करेंगे? देखिए, अगर उंगली कटवाकर कोई शहीदों में शामिल हो जाए, यानी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो आपको क्या एतराज है? तो उनको अपना शौक पूरा करने दें। देखिए, सदर साहब का मौक़िफ़ जो है वो उनकी इंटरप्रिटेशन है दस्तूर की। वो समझते हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तों के नामों का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं होगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कौमी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके तो इजलास बुलाए जा चुके हैं और KPK में भी इजलास बुलाया जा रहा है, हालांकि वहां भी औरतों की नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। तो PTI ने वहां ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि क्योंकि असम्बली मुकम्मल नहीं हुई इसलिए उसका इजलास ना बुलाया जाए। तो इसलिए ये सदर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो सूबाई असम्बलियाँ तो तलब हो चुकी और वज़ीर आला जो है वो अपना हलफ उठाते चले जा रहे हैं। तो अब बहरहाल सदर साहब की अपनी राय है और हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं अदब के साथ और एहतराम के साथ, लेकिन अब हुकूमत ने कह दिया है कि अब इजलास होगा और 29 तारीख को, तो फिर अब जाहिर है कि मामला रुकेगा तो नहीं, मामला तो आगे बढ़ेगा। अच्छा शामी साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब तो हुकूमतें बनती जा रही हैं, पंजाब और सिंध में बन गई, KP और बलूचिस्तान में कल बन जाएगी, कौमी असम्बली का इजलास भी जुमेरात को है। मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद देखिए धांधली के जो इल्ज़ामात लगे जोर और शोर से अभी भी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो PTI है, चाहे वो मौलाना है, चाहे वो बलूचिस्तान से नेशनलिस्ट सियासतदान है, इस सब कुछ के बावजूद कि आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी या इस्तेकाम आते नजर आ रहा है पाइपलाइन में? देखिए, अहम बात यह है कि किसी भी जमात ने असम्बली का बाइकाट नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि हम यहाँ बैठेंगे नहीं और इस्तीफे दे देंगे। 1977 का इंतखाब जो है वो वाहिद इंतखाब है जिसके बाद अपोजिशन ने यह कहा था कि हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, इनको तस्लीम नहीं करेंगे, और उन्होंने एक दिन के लिए भी
उस कौमी असम्बली में कदम नहीं रखा और उसके बाद सूबाई असम्बलियों में कदम नहीं रखा और तहरीक चलाई और जुल्फकार भुट्टो साहब को मजबूर होना पड़ा कि वो असम्बली डिसॉल्व करें और आइंदा इंतखाबात जो है उसका ऐलान कर दे। तो ये जो मौजूदा अपोजिशन है ये तो ऐसी कोई बात नहीं कह रही। इसने ये नहीं कहा कि नए इंतखाबात कराए जाएं, इसने ये नहीं कहा कि हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। तो असम्बलियों को तस्लीम कर रहे हैं, उसके अंदर हलफ उठा रहे हैं और वजारतें संभालने की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नए इंतखाबात कराए जाएं। हम मौजूदा इंतखाबात को नहीं मानते। उनको जो शिकायत हैं, जो धांधली के इल्जामात हैं, उनको वो दोहरा रहे हैं, उन पर इसरार कर रहे हैं और मुतलका फोरम से रजू भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल अब तो स्टेबिलिटी तो एक पैदा हो गई ना और इस्तेहकाम तो आ गया सिस्टम को, जब अपोजिशन भी उसमें बैठ गई और हुकूमतें भी उसमें बैठ रही हैं। अच्छा शामी साहब, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। 29 को इजलास हो गया और स्पीकर डिप्टी स्पीकर आ गए, फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि नजर आ रहा है इलेक्ट आसानी से हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वो भी आ गए। लेकिन उनके लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी एक ऐसी मौजूदा सूरत हाल में काबीना बनाना कि उनके कई अच्छे लोग जो हैं वो पंजाब असम्बली की तरफ चले गए हैं, मरियम नवाज को उन्होंने आगे बढ़ाना है, चलाना है, और 5-6 ऐसे रहनुमा मतलब स्टालवर्ड जिसे हम कह सकते हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं। राना सनाउल्लाह हार चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर हार चुके हैं, जावेद लतीफ नहीं आए, मोहसिन शाहनवाज रांझा नहीं आए। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग होगा काबीना की तश्कील और किस किस्म की काबीना आप बनते देख रहे हैं शहबाज शरीफ के अंडर? देखिए, जो पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि वो काबीना में नहीं बैठेगी, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि अब उनके पास अपनी जमात को देने के लिए ज्यादा वजारतें मौजूद होंगी और वो एक अच्छी हुकूमत भी बना सकेंगे। जो लोग इंतखाबात हार गए हैं, जो सूबे में चले गए हैं, उनके बगैर कोई काम बंद नहीं होगा। वो कोई बहुत गैर मामूली शख्सियात नहीं थी, बस गुजारा हो रहा था। ठीक है, एक सियासतदान थे, तजर्बा रखते थे, लेकिन बहरहाल उनके बगैर भी काम वही उसी तरह चलेगा जिस तरह उनके साथ चल रहा था। असल में जो अहम लोग हैं, जैसे वजीर खजाना है हमारे इसहाक डार साहब, जैसे हमारे आसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये तो मौजूद हैं मरकज में, और शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत के लिए, और फिर नया खून भी उनको मुयस्सर आ जाएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब भी आ जाएंगे और कुछ दूसरे नौजवान भी आ जाएंगे, तो और वो बिलाल कियानी साहब जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा खला पैदा नहीं होगा कि जो बाज रहनुमा हार गए हैं और बाज सूबे में चले गए हैं और मामला तो हुकूमत तो बन जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि बाज लोगों को सेनेट के टिकट दे दिए जाए और वो सेनेटर मुंतखब होकर फिर हुकूमत में आ जाए, या उनको एडवाइजर बना लिया जाए 1-2 को। तो ये इस तरह का मामला हो सकता है। मेरा ख्याल कोई एहसास महरूमी नहीं होगा मुस्लिम लीग के वर्कर्स को भी और हमारी सियासत को भी। अच्छा शामी साहब, आखिर में चूंकि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, बार बार एक बात की जा रही है कि जी ये आखिरी दौरे हुकूमत है मुस्लिम लीग नून का और ये पार्टी जो है वो तकरीबन अपने जवाल की तरफ, उसका जवाल शुरू हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि ये बात जो है 88 से आप शुरू कर दें, 90s, 93, फिर उसके बाद 99 में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, फिर 2013 में भी हुआ, उस वक्त भी ये बात की जा रही थी। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस वक्त नून लीग जो है वो यूथ से उस तरह से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही, ये एक आर्गुमेंट इसमें हो सकता है। तो नून लीग का मुस्तकबिल आपको एक ऐसे वक्त में क्या नजर आ रहा है जब उन्होंने सख्त और मुश्किल फैसले करने हैं और मजीद अनपॉपुलर होना है उन्होंने, मरकज की अगर बात की जाए तो? देखिए, मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे ना। अगर मुल्क चलाना है, हमने कोई भी हुकूमत आएगी उसको चैलेंज कबूल करना होगा, फैसले भी करने होंगे और कुछ अरसे के बाद उनके असरात भी मुरतब होंगे, उसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन जो पंजाब है उसमें तो वफाक के मसाइल नहीं होंगे। ये सारे मामला जो दबाव वाले हैं, ये चैलेंजिंग है, वो तो मरकज में होंगे। तो जो सूबाई हुकूमत है उसके पास तो वसाइल भी होंगे और उसके पास इख्तियार भी होगा और उसको उस पर वो दबाव भी नहीं होगा जो मरकज में होगा।
तो वो तो अपना काम कर सकेगी। और मुस्लिम लीग नून को तो मेरा ख्याल एक नया खून मुयस्सर आ गया है, और जो उसकी कमजोरी वाक़ हुई थी और इम्कानात पैदा हो गए हैं कि वो कमजोरी रफा हो जाए और एक मुस्लिम एक नई सियासत का आगाज हो। देखें, जो नवाज शरीफ साहब जब वजीर आला बने थे तो उस वक्त उनको सियासत भी संभालनी पड़ी थी और वजारत भी संभालनी पड़ी थी, और IGI के बाद में वो फिर चहेते बन गए, IGI के लीडर बनकर फिर वो वजीर आजम बन गए। तो अब मरियम के लिए भी उसी तरह का माहौल है। उनको चैलेंज तो दरपेश है PTI का, लेकिन जो इमरान खान है वो तो अब ढलती उम्र है उनकी, और उनकी पार्टी जो है वो अगरचे उसकी अपनी जड़ें तो अवाम में मौजूद हैं, लेकिन वो किस तरह के अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगी और किस तरह अपने कदम जमाएगी और किस तरह कदम बढ़ाएगी, वो बात की बात है। इस वक्त तो मरियम जो है उनमें हौसला भी है और सलाहियत भी है और एक उमंग भी है और काम करने का जज्बा भी है। तो मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह 1985 में नवाज शरीफ साहब वजीर आला हुए थे, और उसी तरह से आज मरियम को समझा जाए कि वो वजीर आला हुई हैं जिन्होंने सियासत को भी बचाना है और वजारत जो है उसका बोझ भी उठाना है। तो मेरा ख्याल एक मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए एक अच्छा शगुन है और एक इम्कानात पैदा हुए हैं कि वो आगे बढ़े और अपने पांव जमा सके। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी और नून लीग के मरकजी नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने मुजीबुर रहमान शामी और फैसल सब्जवारी को सुना। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू फैसल सब्जवारी ने भी की। MQM और जो PMLN के मामलात हैं वो अभी तक उस तरह से फाइनल नहीं है, लेकिन एक दिन के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी होना है जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी होगा। तो खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि एक जो अहम मामला है जो मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी पूछा हमने, वो ये कि आपके बड़े अहम लोग बशमूल आप इलेक्शन नहीं जीत सके और नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग उनमें शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब हो गए, आप हो गए। अब मरियम साहिबा जो हैं वो पंजाब में इलेक्ट हो चुकी हैं, वो CM बन चुकी हैं। तो 3-4 आपके बड़े अहम जो स्टालवर्ड्स थे वो वहाँ उनको हेल्प आउट करेंगे। मरकज में किस किस्म की काबीना बनाई जाएगी और कैसे बनाएंगे आप काबीना, क्योंकि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही। अब नून लीग के जो अहम 6-7 लोग थे वो तो मिसिंग होंगे, तो ये होगा क्या? वे फॉरवर्ड क्या है शहबाज शरीफ साहब के, क्या सोच रहे हैं वो? जी, असल मकसद तो अब हम सबके सामने ये है कि पार्लियामान में हम हों या ना हों, लेकिन वफाक और पंजाब दोनों में मुस्लिम लीग नून की जो इंशाल्लाह एक बन गई है और इंशाल्लाह बनने जा रही है, उन हुकूमतों को कामयाब करना है। तो उसके लिए जो मुकम्मल मेहनत दरकार है वो हम सब उसके लिए तैयार हैं, और जहां हमारे कायदीन बेहतर समझेंगे वो इस्तेमाल करेंगे हमारा, क्योंकि बहरहाल एक तजर्बा मौजूद है, बड़ी बड़ी वजारतें चलाने का तजर्बा मौजूद है, पार्लियामान को हैंडल करने का तजर्बा मौजूद है। तो मुझे ये तवक्को है और यकीन है कि हमारे कायदीन इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, जहां बड़ी मुश्किल हुकूमत बनने जा रही। जी, अच्छा खुरम साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब तो सदर मुमलिकत ने समरी मुस्तरद कर दी कौमी असम्बली के इजलास की। उसके बाद अब 29 को एक दफ़ा फिर इजलास जो है वो स्पीकर ने बुलवा लिया है और उसमें ये सारा मामला तय पा जाएगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद धांधली के इल्ज़ामात 1 दर्जन जमातें कम से कम वो लगा रही हैं। स्टेबिलिटी आपको आती नज़र आ रही है ऐसे में, जब ये सारे लोग सड़कों पर होंगे और मार्च में IMF के पास आपकी गवर्नमेंट ने जाना होगा, तो कैसे आएगी स्टेबिलिटी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टिल मौजूद रहेगी? जी, इसका बेहतर तरीका तो यह है कि जिस तरह 2015 में अक्सर लोग भूल गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था जिसने कमीशन के तौर पे काम किया था, और 2013 के इंतखाबात की जो उस वक्त भी जो बहुत धांधली के नारे थे और कहा जी हमारे पास वैगने भर के सबूत हैं, तो उसकी तफ्तीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब जो कागजात थे
उनको रद्दी करार दिया। उस वक्त भी पीटीआई मैदान में थी कि जी यहाँ धांधली हुई है 2013 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई है या किसी एक जमात को फेवर करने के लिए धांधली हुई है। तो लिहाजा हुकूमत के सामने ये जरूर एक ऑप्शन मौजूद है 2015 का कि जिस तरह उस वक्त एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन बना दिया जाए और फिर जितनी भी जमातों को इस मामले में एतराज़ात हैं वो आकर उस कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो पेश हो और उसको हल किया जाए। क्योंकि हमने वो जो कमीशन था 2015 वाला वो 126 दिन के धरने के बाद बना था। तो इस दफा हमें अगर सबक सीखना है तारीख से तो किसी खलफशार और इंतशार की जरूरत नहीं है। एक बेंच बना दिया जाए और वक्त दिया जाए सब जमातों को कि जिनके पास कागजात हैं या इशूज हैं वो लेकर जाएं। असल में होता ये है कि धांधली के इल्जामात लगा दिए जाते हैं सबूत और शवाहिद के बगैर। बस जिस तरह कौमी असम्बली में जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि उनकी गालिबन कोई 150 या 125 नशस्तें और थी, लेकिन जो पटिशनें हैं वो सिर्फ 35 आई हैं। तो लिहाजा वो जब असल मौका आता है सबूत और शवाहिद पेश करने का तो अक्सर जमातें जो हैं उनके हाथ खाली होते हैं। तो यही एक कानून और आइन के तहत बेहतर तरीका हो सकता है कि भाई ये जो तमाम शिकायत है इनसे फैसला कुन तौर पर निमट लिया जाए ताकि हुकूमत जो है वो यकसुई से, जो असल उसका चैलेंज है कि महंगाई को कम करना है, बिजली और गैस के बिलों में भी कमी लेकर आनी है। इसमें खुर्रम साहब मैं ठीक है, ठीक एक बड़ा अहम सवाल है आपसे कि देखिए 18 में आप लोग सड़कों पर थे, आरटीएस फेल हुआ, फलां हुआ, धांधली हुई, आज तहरीक इंसाफ और जेयूआई और बहुत सारी जमातें सड़कों पर हैं कि जी फॉर्म 45 के रिजल्ट चेंज किए गए, 47 में उनके काफ़ी उम्मीदवारों को हरा दिया गया। ये जो डिबेट है, ये जो टॉपिक है, ये जो बहस है, इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बेहतर तो ये है कि तमाम सियासी जमातें बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ऐसे एग्री करें और ऐसे रूल ऑफ द गेम्स बनाएं कि जो कोई भी सियासी जमात उसको वायलेट करने का सोच भी ना सके। क्योंकि इट्स अबाउट टाइम कि जी हम उसको फुल स्टॉप लगाएं कि एक तरफ विक्ट्री स्पीच हो रही है तो दूसरी तरफ जो बंदा कंसीड कर रहा है, जो ट्रेल कर रहा है, उस जमात का लीडर जो है वो कंसीड कर रहा है, अपनी शिकस्त कबूल कर रहा है। कब पाकिस्तान इस तरफ जाएगा, कब वो वक्त कब आएगा आपके ख्याल में? जी, मुस्लिम लीग नून की जो पिछली हुकूमत थी 2013 से 18 तक की, उसके दौरान तमाम जमातों के ताउन से तमाम जो उस वक्त के मुरवजा इलेक्शन के कवानीन थे उन्हें यकजा करके इलेक्शंस एक्ट 2017 बनाया गया, जो कि यूनानिमसली सब जमातों की उसको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन यहाँ तो चूंकि इलेक्शन के कवानीन से ज्यादा हमें आइन की सरबुलंदी की जरूरत है कि इलेक्शंस हकीकी मानों में ना सिर्फ मुनसिफाना हो बल्कि गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। उसमें बुनियादी कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं कि हर जो इलेक्शन का जो पोलिंग स्टेशन है, अगर ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ बेहतर इस्तेमाल से जो काउंटिंग का प्रोसेस है उसको भी बेहतर किया जा सकता है और भी तरीके लाए जा सकते हैं ताकि ये जो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से एतराज आता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमने जो, अगर आपको याद हो, 126 दिन का बदतरीन धरना इसी नाम पर हुआ था ना जी कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन पता चला कि धांधली तो नहीं हुई थी। तो लिहाजा ये जो सियासी दुकान चमकाने के लिए ये नारा लगाया जाता है, इसका कोई सद्देबाब नहीं है, क्योंकि हर जमात ये समझती है कि वो ये नारा लगा के अपने लिए आने वाले इलेक्शन के लिए बेहतरी का सामान जो है वो फराहम कर रहे हैं। ठीक, यानी मेच्योरिटी का तो मुजाहरा करना होगा, चाहे वो आपकी जमात हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मौलाना की हो, चाहे वो कौम परस्त जमातें हो, क्योंकि ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। अब खुर्रम साहब, मार्च में IMF के पास जाना जो है वो मतलब पाकिस्तान के लिए बस डू और डाई वाला मामला है। ये नहीं किया जा सकता कि जी हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, एक और प्रोग्राम में हमें जाना पड़ेगा, रिव्यू करवाना पड़ेगा। उसमें ताखीर जो है, क्या आप एग्री करेंगे कि अगर इसमें ताखीर हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा? जी, इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 1 मिनट की ताखीर भी नहीं होगी। और जो लोग जो लोग एहतजाज करने वाले हैं, ये धमकी भी देने वाले हैं कि IMF को पता नहीं खत लिखा है या नहीं लिखा,
लेकिन IMF को ऐसा खत लिखना मुल्क से दुश्मनी होगी, और हमने पहले भी इनका सामना किया है, हम दोबारा इनका सामना करेंगे, इस मुल्क दुश्मनी का भी और इस खलफशार का भी। लेकिन इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम मार्च में यानी अगले माह उसे कामयाबी से निगोशिएट करके मुल्क के फाइनेंसेस में एक इस्तेहकाम लेकर आएंगे। खुरम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब जान। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, आज बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आज उन्होंने ये बात की कि सदर मुमलिकत ने 2 दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी अब कर चुके हैं, और कुछ उन्होंने मुकदमात की भी बात की। क्या आप मुकदमे कायम करेंगे सदर मुमलिकत पे हुकूमत में आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में जब तक सज़ा जज़ा नहीं होगी तो बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं कि होते रहेंगे, चाहे वो 9 मई है, चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की जो है वो है, अदम एतमाद के वक्त भी यही किया। अब अलवी साहब जाते जाते जो उनका आखिरी बाब है, चैप्टर है उसकी किताब का, वो भी अपना स्याह करके जा रहे हैं। आप देखें इस चीज़ में क्या है, अगर आप चलो 29 को सेशन नहीं है तो 4-5 को तो होगा ना, लेकिन आप सेशन आपको वज़ीर-ए-आज़म समरी भेज रहे, उसको आप वो नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ें इसको मैं समझता हूँ कि इजलास 29 को फिर भी हो जाएगा, और फिर 9 तारीख को तो इन्होंने ऐसे भी जाना है। तो फिर ऐसे जब उनके आखिरी हफ्ता 10 दिन रह गए तो उसमें भी मतलब है कि वो अपना टाइगर फोर्स के अपने शो करना चाहता है कि मैं टाइगर फोर्स का भी मेंबर हूँ, तो पता नहीं टाइगर फोर्स इनको ऑन करेगी कि नहीं इलेक्शन इस 9 तारीख के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ऑब्वियसली जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ना है सदारती, नून लीग ने आपकी हिमायत का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। MQM ने आज फैसल सब्जवारी ने हमारे प्रोग्राम में ही कहा है कि यार इनको हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि एक जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो गिला कर रहे हैं कि जी हमें ये बताया गया कि आपका मैंडेट जो है वो जनमन नहीं है, MQM का मैंडेट, और वो कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा है। और तो आप कल जब सदारती इलेक्शन की बात होगी आप फिर उनके साथ बैठ जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे जाके? देखिए, हमने सदारती इलेक्शन लड़ना है और हमने हर किसी के पास जाना है। नहीं तो अगर उनका मैंडेट जनमन नहीं है तो क्यों उनसे जनमन? देखिए, बात यह है कि मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई कहता है हमारे 160 सीटें 180 सीटें जो भी हैं। हमने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनके अपना रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, सबूत जमा कर रहे हैं, और हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे जब होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये सीट ऐसे है, ये सीट ऐसे है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। जहाँ तक MQM की, हम MQM के पास भी जाएंगे, हम बाकी जमातों के पास भी जाएंगे इस वोट लेने के लिए, प्रेसिडेंशियल वोट लेने के लिए। अब जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप अपने हल्के में भी लड़ते हैं तो हर किसी के पास जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, तो हर किसी के पास जाएंगे। बलूचिस्तान कल असम्बली का इजलास हो रहा है, अभी तक आपकी जानिब से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, वजह? मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के बाद हो जाएगा या कल सुबह हो जाएगा। अच्छा, नाम मैं बता दूं या आप बता देते हैं? आप पहुंचे हुए बंदे आप बता सकते हैं, मेरा तो पार्टी के चेयरमैन जो है वो ही अनाउंस करेंगे। अच्छा, तो मतलब फैसला हो चुका है तकरीबन? फैसला जो है वो आज रात को हो जाएगा। आज बलूचिस्तान की कमेटी और बलूचिस्तान के जो है दोस्तों को बुलाए पार्टी के चेयरमैन ने और प्रेसिडेंट जरदारी ने, तो आज रात को हो जाएगा फैसला मेरा। अच्छा, तो इसमें फिर CM आपका होगा, स्पीकर नून लीग का होगा? जी ऐसे ही होगा। और डिप्टी स्पीकर? डिटेल आज फैसला हो जाएगा, देखते हैं डिप्टी स्पीकर कौन सी जमात, शायद किसी तीसरी पार्टी को दे दें। अच्छा, गवर्नर पंजाब का कोई फैसला हुआ अभी तक? कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नर के हवाले से मैंने आज सुबह भी स्टेटमेंट दी है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है इस वक्त कौमी असम्बली का जो है वो ओथ है, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसके बाद हम KP और पंजाब का फैसला करेंगे कि हमारे गवर्नर कौन होंगे। KP का तो तकरीबन हो चुका है फैसला, पार्टी ने फैसला करना जिसको भी बनाए। आपके चेयरमैन की जो राय है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तकरीबन वो मामला तय पा चुका है, शायद चंद रोज़ में ऐलान। लीडरशिप ने फैसला करना है, पंजाब और KP का उन्होंने करना है, और चेयरमैन सेनेट का भी करना है, बाकी जो है उस डिप्टी स्पीकर का भी होना है, बहुत सी चीज़ें जो होने। और अच्छा, मुझे बताइएगा कुंडी साहब के अगर ये तमाम आईनी ओहदे एक दफ़ा ये सारे फैसले हो जाते हैं, सेनेट के इलेक्शन और वो भी हो जाते हैं, क्या इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी उसके बाद ये फैसला करे कि यार अब हमें कैबिनेट में, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं, और मैं ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहता कि कल आप उस पर जो है ना फ्लैश करते रहें। लेकिन जहाँ तक
मेरी मालूमात हैं हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली बाद में अगर मुल्की मफाद में फैसला करना नहीं, पड़े, मुल्की मफाद नहीं, देखें मैं अब ये नहीं कह सकता कि साल बाद क्या पोजीशन होगी, 6 महीने बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक पार्टी चेयरमैन की वो है और सीसी का जो है, हम कैबिनेट का हिस्सा न पंजाब में बनेंगे न फेडरल में बनेंगे। इन हुकूमतों के क़याम के बाद आपको स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है या मुश्किल है? देखिए ये बड़ा इन्हिसार है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर चलें, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। एक उनकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंसी में होंगे। 2008 से 13 तक वो प्रेसिडेंसी में थे। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज किया। एंगेजमेंट का आप देखें कि उसका वो ये हुआ कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, जो हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो यूनानिमसली की। खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे का नाम दिया, NFC अवार्ड हुआ, जितने भी चीज़ें हुई हमने तमाम चीज़ें तकरीबन यूनानिमसली की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो है एक टेबल पर बिठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो एक रोल प्ले करेंगे और हम पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक उस पर और जो स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो सेटअप है, मौजूदा असम्बलियाँ हैं, ये 5 साल पूरे करते आपको नज़र आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये ख्वाहिश रही है और ये है कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे। अच्छा, तो अगर ये मौलाना और तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट जमातें और फिर GDA वगैरह जमात इस्लामी, ये अगर सड़कों पर आ जाते हैं और उनका मुतालबा ये हो कि जनाब स्नैप इलेक्शंस कराएं, फिर देखें ये तो हमने भी किए थे, फिर इलेक्शन हुए, हमने कितनी तहरीकें चलाई और उसके बाद जब हमने कराची से इस्लामाबाद और हमने तहरीक अदम एतमाद जो कि कानूनी तरीका था, आइनी तरीका था, हमने किया। उस वक्त फिर PTI ने कहा कि हम इलेक्शन कराते हैं, इट वॉज टू लेट। तो लिहाजा देखें हमारे मौलाना PDM के सरबराह मौलाना थे ना, तो मौलाना ने तो स्टेटमेंट दी कि वो किसके कहने पे हुआ? हमारे सरबराह तो नहीं थे, वो PDM के सरबराह थे। हम PDM में शामिल थे, बाद में निकले आप? नहीं, हम PDM के हिस्सा नहीं थे। नहीं, आप PDM में शामिल हुए, आपने PDM बनाई, हमारे पास कॉपीराइट्स थे। जब हम कराची से इस्लामाबाद हमने मार्च किया, उस वक्त मौलाना साहब, हम PDM का हिस्सा नहीं थे। हम उस वक्त, आप दोबारा रिवाइंड नहीं, लेकिन मौलाना आप जब PDM का हिस्सा थे, मौलाना साहब उसको सदर थे, उसके बाद आप निकल गए थे PDM से, लेकिन मौलाना साहब जो है PDM साजिश के तहत निकाला गया था। अच्छा, आपने मौलाना साहब की सदारत के अंडर PDM में आपने वक्त गुजारा है? जी गुजारा। ठीक है, वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है। गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। अच्छा, मौलाना साहब की वो नाराज जरदारी साहब से क्यों है? क्योंकि इलेक्शन वो हारे हैं PTI से, लेकिन वो एहतजाज उन्होंने किया सिंध में और अभी भी वो सीधा सीधा निशाना बना रहे हैं पीपल्स पार्टी को। देखें आदिल साहब, देखें हारे हैं वो KP में हैं, बकौल उनके मैंडेट उनका KP में चोरी हुआ है, जिसको दिया गया है उनके साथ वो गले मिल रहे हैं, चीख हो रहे हैं सिंध में, जैसे उन्होंने सिंध में कोई पहले कई हुकूमतें बनाई हों। लड़काना का जिक्र करते हैं, कितनी दफ़ा इलेक्शन जीते लड़काना से। मौलाना साहब खुद अपनी सीट 10 दफ़ा अपनी आबाई सीट हारे हैं, अभी भी उनके वो भाई बेटे सारे हार चुके हैं। तो आप मुझे बताएं, लड़काना में अगर जमीयत ने कभी सीट जीती हो तो हमें बताया ना कि हमने इतनी दफ़ा जीती और हमारे साथ धांधली हुई है। 1 लाख वोट से इलेक्शन वो हारे हैं, हमेशा वो हारते रहे हैं। सीटें क्या, कब उन्होंने हुकूमत बनाई सिंध में, कब उनका वहाँ पे मैंडेट रहा है? वहाँ पे जो है ना वो जुलूस उधर निकाल रहे हैं, चीख उधर रहे हैं, मैंडेट चोरी बकौल उनके KP में हुआ है। करें ना, जाके मिल के PTI और इकट्ठे एहतजाज करें ना वहाँ पे कि मैंडेट चोरी हुए। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट का ये कहना है कि आज रात या सुबह जो है, ज़्यादा इम्कानात यही है, बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनकी नामजदगी बाकायदा कर दी जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर MQM के पास उन्हें जाना पड़ा सरदारी साहब के लिए सदारती इलेक्शन में, इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए, तो वो ज़रूर जाएंगे। तो प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।